गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विषय में पढ़ा। आज हम प्रधानमंत्री के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज के इस लेक्चर की। जैसा कि हम पूर्व में ही बात कर चुके हैं, भारत में संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, जहां दो प्रकार की कार्यपालिकाएं होती हैं, नाम मात्र की कार्यपालिका एवं वास्तविक कार्यपालिका। भारत के अंतर्गत नाम मात्र की जो कार्यपालिका है वह राष्ट्रपति है, जिसे संविधान द्वारा समस्त शक्तियां प्रदान की गई है, लेकिन वास्तव में उन शक्तियों का प्रयोग जो है वह प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। और संविधान में यह बात उल्लेखित भी है कि राष्ट्रपति को परामर्श और सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है और प्रधानमंत्री उसका प्रधान होगा। संवैधानिक दृष्टि से भारतीय प्रधानमंत्री की जो स्थिति है वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समान है। अतः हम जो भारतीय प्रधानमंत्री है उन्हें समकक्षों में प्रथम कह सकते हैं। किंतु भारत की यदि संवैधानिक एवं व्यवहारिक स्थितियों पर आप दृष्टिपात करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि भारत में प्रधानमंत्री संवैधानिक रूप से मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की तुलना में काफ़ी विशिष्ट महत्व रखता है। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति की। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इस संबंध में हम पूर्व में भी बात कर चुके हैं कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है उसके लिए राष्ट्रपति के लिए कोई सिद्धांत या दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं, बल्कि भारत में जो एक परंपरा विकसित है उसके अनुसार यह है कि जो राष्ट्रपति है वे प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने स्वविवेक का प्रयोग सामान्य परिस्थितियों में नहीं करते हैं और लोकसभा में जो बहुमत दल प्राप्त करने वाला जो दल है वो जिसे अपना नेता चुनता है उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। इस लेक्चर में हम अब बात करेंगे प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों के विषय में। तो आइए एक एक करके हम इन कार्य एवं शक्तियों को समझते हैं। प्रधानमंत्री जो है वह संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। अतः ऐसे में प्रधानमंत्री को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं एवं उसके कार्य काफ़ी विस्तृत है। सबसे पहला कार्य हम लेते हैं मंत्रिपरिषद का निर्माण। संविधान का जो अनुच्छेद 75 है वह कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद में सम्मिलित करने के लिए सदस्यों का चयन प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, अर्थात राष्ट्रपति इसमें स्वविवेक का प्रयोग नहीं करता, अपितु जिन नामों की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है उन्हें ही मंत्री नियुक्त किया जाता है। वह मंत्रिपरिषद में सम्मिलित किए गए मंत्रियों के स्तर को कैबिनेट, राज्य मंत्री, उप मंत्री आदि में विभाजित कर सकता है, या कहें कि उन्हें जो विभाग वितरित किए जाते हैं या उन्हें जो स्थिति एवं महत्व प्रदान किए जाते हैं वह प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है और मंत्रियों को नियुक्त करने या उनको मंत्रिमंडल में बनाए रखने और हटाने के विषय में प्रधानमंत्री का जो निर्णय होता है वही अंतिम होता है। संवैधानिक दृष्टि से मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री की भूमिका निर्णायक है, किंतु किसी प्रधानमंत्री द्वारा इस विशेषाधिकार के प्रयोग में उसकी प्रभावशीलता, व्यक्तित्व, सत्तारूढ़ दल या गठबंधन और उसकी स्थिति और राजनीतिक समीकरणों से निर्धारित होती है, जिनके विषय में हम आने वाले लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। दूसरी और एक महत्वपूर्ण भूमिका जिसके रूप में प्रधानमंत्री कार्य करते हैं वह है शासनाध्यक्ष के रूप में भूमिका। इस बात को याद रखें, दो ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड्स आते हैं, शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष। शासन का जो अध्यक्ष है वह प्रधानमंत्री है, जबकि राष्ट्र का जो अध्यक्ष माना जाता है वो राष्ट्रपति को माना जाता है। चूँकि जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति केवल औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, लेकिन वास्तविक शक्तियों का जो सूत्रधार होते हैं वे प्रधानमंत्री ही होते हैं। शासनाध्यक्ष के रूप में वह व्यक्तिशः भी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। संघ
के सारे सरकारी कार्य, चाहे वे किसी भी विभाग से संबंधित हों, अंतिम उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री का ही होता है। विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति जो होती है वो भी प्रधानमंत्री के परामर्श द्वारा ही की जाती है। राज्यपालों की नियुक्ति या विभिन्न पदों पर महत्वपूर्ण नियुक्तियां, जैसे विभिन्न आयोग, लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, जितने भी आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य हैं उनकी नियुक्तियां जो है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति करते हैं। सेना के तीनों जो सेना अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति में भी प्रधानमंत्री की इच्छा ही सर्वोपरि होती है और उन्हीं के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। तीसरा एक और महत्वपूर्ण कार्य है मंत्रियों के मध्य विभागों का वितरण। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के मध्य विभागों के वितरण के विषय में निर्णय का अधिकार जो है वह प्रधानमंत्री के पास होता है। किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाना है, इट्स लाइक कि डिमोशन, प्रमोशन, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पर निर्भर करती हैं। मंत्रियों के मध्य जब विभागों का वितरण प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है तो मंत्रिपरिषद के संबंधित सदस्य की योग्यता, उनके राजनीतिक कौशल और दल में उनके महत्व आदि के आधार पर निर्णय लिया जाता है। प्रधानमंत्री जो है वह मंत्रिपरिषद का नियंत्रण एवं समन्वय का एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व का केंद्र बिंदु होते हैं। मंत्रिपरिषद के कार्यकलापों पर नियंत्रण और विभिन्न मंत्रियों के कार्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। वह मंत्रिपरिषद की बैठकों को बुलाने का निर्णय करते हैं, साथ ही बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के समक्ष जितने भी विषय प्रस्तुत किए जाते हैं उनमें निर्णय या अंतिम निर्णय जो है वो प्रधानमंत्री ही लेते हैं। किंतु संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति भी किसी ऐसे विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दे सकते हैं जिस पर किसी मंत्री ने अपने स्तर पर तो निश्चय कर लिया है लेकिन मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है। अगला कार्य जो है प्रधानमंत्री का वह है लोकसभा का नेता। जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं करते, वरन इस संदर्भ में जो परंपरा है वह यह है कि लोकसभा के बहुमत दल के जो नेता होते हैं उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल या दलों के समूह का नेता होने के कारण संसद का नेतृत्व भी करते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं होकर राज्यसभा का सदस्य हो, वह औपचारिक रूप से लोकसभा में अपने दल के नेता तो नहीं होते लेकिन व्यवहार में लोकसभा को नेतृत्व वही प्रदान करते हैं। लोकसभा में सरकार की नीति का वही अधिकृत प्रवक्ता होता है। महत्वपूर्ण विषयों पर जो विपक्ष द्वारा आक्षेप या आरोप लगाए जाते हैं उनके संबंध में संसद में स्पष्टीकरण या उत्तर भी प्रधानमंत्री द्वारा ही दिया जाता है। राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की जो सिफारिश है इस विषय में भी निर्णय लेने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास ही होता है। जितने भी कार्यों की हमने इससे पूर्व में चर्चा की वे सभी कहीं ना कहीं राष्ट्र के भीतर या राष्ट्र की सीमाओं से संबंधित थे, लेकिन प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण कार्य है विदेश नीति का निर्माण। देश की जो विदेश नीति है वो प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में ही निर्मित होती है। विदेशों के साथ संबंध स्थापित करना, शांति, व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संधियां करना कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पर ही निर्भर करता है। अतः हम कह सकते हैं कि वह अंतर्राष्ट्रीय जगत में देश का वास्तविक प्रवक्ता होता है, देश की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मामलों पर निगाह रखता है और कहीं ना कहीं वह हमारे देश की छवि को विश्व जगत में प्रतिबिंबित करता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है प्रधानमंत्री का जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वह जनमत का नेता होता है। प्रधानमंत्री केवल सत्तारूढ़ दल का ही नहीं संपूर्ण जनमत का नेता होता है। अतः जनमत के विश्वास, बहुमत और लोकप्रियता को अपने पक्ष में कर वह अत्यंत शक्तिशाली भूमिका का निर्वाह कर सकता है। यही कारण है कि आप विभिन्न जो प्रधानमंत्री अब तक भारत में रहे हैं उनकी शक्तियों में या उनकी जो कार्यशैली है उनमें भिन्नता पाएंगे, क्योंकि इन चीज़ों पर या जो वास्तविक शक्तियाँ प्रयुक्त प्रधानमंत्री द्वारा की जाती हैं उन पर उनको काफ़ी तत्व प्रभावित करते हैं, जिनके विषय में हम चर्चा आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। आइए अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति की। तो कुछ पहलुओं पर इस संबंध में हम विचार करेंगे, जैसे प्रधानमंत्री का चयन और नियुक्ति।
यदि लोकसभा में आम चुनावों के पश्चात किसी एक दल को या चुनाव पूर्व किए गए किसी गठबंधन दलों को अगर स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है तो प्रधानमंत्री के चयन व नियुक्ति में राष्ट्रपति की जो भूमिका है वह अत्यंत सीमित हो जाती है, क्योंकि यह एक परंपरा है कि जो लोकसभा दल का नेता है उसे ही प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में बहुमत प्राप्त दल अथवा चुनाव पूर्व गठबंधन किए गए दलों के ऐसे समूह जिसे लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ हो के सांसदों द्वारा अपने नेता के निर्वाचन के पास राष्ट्रपति के पास इस प्रकार निर्वाचित नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रहता। अतः हम कह सकते हैं सामान्य परिस्थितियों में जब किसी एक दल को या विभिन्न दलों से बने एक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया है तो राष्ट्रपति की जो भूमिका होती है वह काफ़ी सीमित होती है। लेकिन यदि लोकसभा में किसी एक दल को अथवा चुनाव पूर्व हुए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो ऐसे में प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका जो है वह अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति को लोकतांत्रिक अपेक्षाओं तथा संविधान की भावना के अनुरूप अपने स्वयं विवेक से निर्णय लेना होता है। और भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में यदि आप देखें तो ऐसे अवसर कई बार आए हैं जब राष्ट्रपति ने अपने स्वयं विवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति का निर्णय लिया है। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के संबंध की। संसदात्मक व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का केंद्र बिंदु होता है और वह कहीं ना कहीं मंत्रिपरिषद का मुखिया के रूप में कार्य करता है। वस्तुतः मंत्रिपरिषद का बने रहना ही प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने पर निर्भर करता है। यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है अथवा उसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को भी अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। अनुच्छेद 74 स्पष्ट तौर पर कहता है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। विभिन्न मंत्रियों के कार्यकलापों में समन्वय स्थापित करना, निर्णयों में पहल करना, मंत्रिपरिषद की ओर से अधिकृत वक्तव्य देना प्रधानमंत्री का दायित्व या ये कहें विशेषाधिकार होता है। सैद्धांतिक रूप से प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद को चुनने में स्वतंत्र होता है, किंतु व्यवहारिक रूप से मंत्रियों का चुनाव करते समय सदस्यों की वरिष्ठता, क्षेत्र, जातीय समीकरण या धार्मिक समीकरण या कहीं ना कहीं व्यक्ति के महत्व, प्रभाव या उसकी लोकप्रियता को ध्यान में रखना पड़ता है। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री और संसद के संबंधों के विषय में। सामान्यतः प्रधानमंत्री का चुनाव संसद के निम्न सदन से ही होता है, अर्थात लोकसभा से ही होता है, लेकिन उच्च सदन से प्रधानमंत्री निर्वाचित करने पर कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं है। इस संदर्भ में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, वे उच्च सदन अर्थात राज्यसभा से आते थे। भारत में पहली बार 1966 में राज्यसभा की सदस्य इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री निर्वाचित किया गया था और उसके बाद की बात हम बात कर ही चुके हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो भी राज्यसभा से आते थे। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण नहीं होता। इस प्रकार वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद संसद में से ही ली जाती है। वह मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री संसद में बहुमत दल का नेता भी होता है और उसी के प्रति उत्तरदायी भी होता है तथा उसी के विश्वास पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। इस प्रकार संसद और प्रधानमंत्री के बीच अनिवार्य पारस्परिक संबंध रहते हैं, क्योंकि भारत में संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है जो व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका की घनिष्ठता पर आधारित है, न कि पृथक्करण पर। यद्यपि संविधान में मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व को संसद के दोनों सदनों की बजाय केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व के रूप में सीमित किया गया है, अर्थात लोकसभा में बहुमत का विश्वास खो देने का मतलब है प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग देना होगा और ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद को भी अपना पद त्यागना होगा। किंतु देश के प्रशासन को चलाने तथा नीति संबंधी अन्य विषयों में जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है या सामूहिक रूप से हम कहें कि सरकार जो है वो दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होती है। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री और दल अध्यक्ष की। दल अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जो होते हैं वे एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होते हैं वे उसी राजनीतिक दल के होते हैं जिसका लोकसभा में बहुमत होता है। दल के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के बीच
मैत्रीपूर्ण संबंध दल की सुदृढ़ता और सरकार के कुशल संचालन के लिए आवश्यक है। भारत में प्रधानमंत्री जो अधिक और भारत में जो प्रधानमंत्री हैं और जो दल के अध्यक्ष होते हैं, उनका जो संबंध होता है वो पारस्परिक सहयोग का ही होता है। और कहीं ना कहीं भारत में जो प्रधानमंत्री होते हैं और दल अध्यक्ष का जो संबंध होता है वह कहीं ना कहीं एक दूसरे के पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ और साथ ही प्रधानमंत्री की जो वास्तविक स्थिति के विभिन्न पहलू हैं उनके विषय में चर्चा की। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।